हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने एलपीपी कंप्लीट कर ली थी। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब मेरे अकॉर्डिंग में मेरा एक कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा तो मैं उसका रिवीजन करेंगे यहाँ पे। फॉर्मूला जो भी है उसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, देन अपन उसका क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यहीं पे। तो लास्ट मैंने एलपीपी कंप्लीट करी थी यहाँ पे। तो एलपीपी के पहले फॉर्मूला रिपीट करेंगे अपन ने, जो भी नोट्स में इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद में इसके क्वेश्चन करेंगे कल। तो क्वेश्चन मेरा जो टारगेट रहेगा वो आधार क्लासेस का रहेगा, कलाम का रहेगा, प्रैक्टिस सेट एंड आईआईएम का रहेगा। ओके, तो इनसे जो कॉमन क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चन करेंगे पर टॉपिक्स की। तो एलपीपी या ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी है, इससे हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। लास्ट टाइम सेकंड ग्रेड में इससे 6 क्वेश्चन आए थे एंड फर्स्ट ग्रेड में आए थे 7 क्वेश्चन। मतलब 12 नंबर का ये मैटर है लास्ट टाइम देखे तो सबसे पहले इसका मैंने पूरा कंप्लीट इसको करवा दिया है लास्ट लेक्चर्स में। एंड अभी अपन इसके फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट उनको रिवाइज करेंगे। क्या क्या याद रखना है हमें, किन किन की प्रैक्टिस करनी है वो देखेंगे। और फिर कल अपन इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सीट से। और टेस्ट वेस्ट में जो भी दे रखे हैं तो मैं सारे एक जगह इकट्ठे करके और उनके प्रैक्टिस करेंगे। डन। और ये आपको पीडीएफ वगैरह कुछ भी चाहिए मैथ्स के रिगार्डिंग, तो आप इस ये वाला जो चैनल है इसके मैंने अबाउट सेक्शन में एक टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है। तो आप वहाँ पे उसको ज्वाइन कर सकते हो और जो भी आपको मैटर चाहिए वो ले सकते हो, वहाँ से मैसेज डाल सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू। तो स्टार्ट करते हैं एलपीपी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें कि एलपीपी क्या होती है, वास्तविक समस्याओं का। ये किस में है, सहायक है, निर्णय में सहायक है। ये वाली चीज याद करनी है, तो मैं जो भी याद करना है उसको हाईलाइट कर दे रही हूँ। ये वाले जो जो पॉइंट्स अपने को निर्णय में सहायक है, ये वाला। एक सेकेंड, ये इतना छोटा कैसे हो गया। ये हाईलाइटर छोटा हो गया, एक सेकेंड मुझे। ऐसे कैसे पॉसिबल है। कुछ अपडेट हो गया क्या इसमें। मार्कर छोटा हो गया, इसका कुछ तो दिक्कत हुई है। थिकनेस फुल है। अच्छा, पहले ये वाला। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। तो ये क्या है, निर्णय में साइकिल नहीं आ रहा है, वो भी नहीं हो रहा है इसका। ये क्या, ये और भी लाइट है एंड ये क्यों, पता नहीं। जो भी अपन हाईलाइट अंडरलाइन से कर देंगे और तो क्या ही कर सकते हैं इससे अच्छा। या फिर येलो से ना करके इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं अपन, जो अपने को ब्राइट दिखे। ये वाला कलर सही रहेगा, हाँ हाँ ये सही रहेगा, दिख भी जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें कि क्या क्या है। अपन स्टार्ट करेंगे कि हमें क्या क्या याद करना है। ठीक है, पहले ये याद करना है कि ये निर्णय में सहायक है। डन। ये वाला पॉइंट निर्णय, कि आपको एलपीपी में स्टेटमेंट दे देगा कि एलपीपी क्या करती है। तो ये जो वास्तविक समस्याएं होती हैं उनको हमें उनका कंक्लूजन या फिर उनके डिसीजन मेकिंग में सहायता करती है। ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है कि एलपीपी का जो क्या बोलते हैं, जो साइंटिस्ट जिसने यूज करा था वो ये है। तो ये दो साइंटिस्ट हमें याद रखने हैं, जॉर्ज बी डेंचिंग और मार्शल वुड। ठीक है। इसके बाद में उद्देश्य फलन ये है। उद्देश्य फलन में ये याद रखना है कि उद्देश्य फलन क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है। आगे यदि समतल वगैरह आएगा तो वो भी अपन उसको भी याद रखेंगे। ठीक है। हाँ, देन मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन ये तो पता ही लग गया। प्रतिबंध क्या होते हैं, ये भी रेखिक युग्मक होते हैं, युगपत होते हैं। ठीक है। मतलब ये एक कुछ लीनियर इक्वेशंस का क्या होते हैं, सिस्टम सिस्टम
बोल सकते हैं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं, लीनियर मतलब रेखिक आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, इनइक्वालिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। ध्यान में जो की पॉइंट्स अपने को याद रखने हैं वो। अब नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन में पता ही है आपको कि सारे क्या होते हैं, धनात्मक या फिर जीरो होते हैं। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन मतलब कोई भी जीरो, कोई भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए कोई भी वेरिएबल। ठीक है, ये सब तो आपने यदि लास्ट वाली लेक्चर्स देखे हैं या एलपीपी पढ़ी है तो उससे समझ आ जाएगा। डन। जैसे मैंने तो इसको साथ साथ रिवाइज भी कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया एलपीपी में क्या होता है, ये लीनियर होती है। ठीक है, उद्देश्य फलन होता है जो जिसमें हम रख के मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन निकालते हैं। लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन के ये साइन हो गए। स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया। मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन इक्वल सी एक्स, ए एक्स लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपन ऑलरेडी कर चुके। और ये बात है कि एलपीपी में कोई भी समीकरण या प्रतिबंध अपने चरों में द्विघात कभी नहीं हो सकता। एलपीपी है मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ये हमेशा रेखिक ही होगा। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है अपना कि एलपीपी पे हमेशा क्या होगा। ठीक है, एलपीपी में हमेशा सिंगल घात का ही होगा। ओके, द्विघात नहीं हो सकता, द्विघात नहीं। ठीक है, उसके बाद में अपन ग्राफी विधि से सॉल्व कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, फिजिबल मतलब जो भी सॉल्यूशन मिल रहे थे जो सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करें। मतलब जो भी अपने को उद्देश्य फलन के अलावा क्या प्रतिबंध दे रखे हैं और एक नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन दे रखा होता है, उन सभी को मतलब कोई भी अपने पास हल आए ना वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए उसमें कोई भी पॉइंट, और वो उन प्रतिबंधों को संतुष्ट करना चाहिए। डन। तो ये डेफिनेशन अपने को याद रखनी है सुसंगत हल की, जो सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करे, किसके साथ में, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन के साथ में। और यहाँ पे मैंने पॉइंट नोट कर रखा है कि दो चरों वाली एलपीपी को ही सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सीधी सी बात है, जो ग्राफ ही हल विधि है, ग्राफ ही हल है, उस ग्राफ अपन दो पॉइंट्स मतलब ये दो कोऑर्डिनेट में ही ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यदि 3D में आ गया मतलब थ्री डायमेंशन में आ गया तो अपने लिए ग्राफ पॉसिबल नहीं है, बहुत ट्रिकी ट्रिकी ग्राफ होते हैं। तो ये वाली चीजें, इसीलिए जो ग्राफी विधि है या ग्राफी हल है, ग्राफिक मेथड या ग्राफिक सॉल्यूशन या जो भी बोले इसको, वो सिर्फ दो चरों के लिए ही है। मतलब अपने को मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन में क्या है, c1x प्लस c2x ही आएगा, c2x2। ठीक है, दो ही x1 और x2 दो ही वेरिएबल होंगे यहाँ पे। सुसंगत हल, ये स्तंभ हल की डेफिनेशन कि ऐसा हल जो क्या हो, ऐसा सुसंगत हल जो उद्देश्य फलन का मिनिमाइजेशन या फिर मैक्सिमाइजेशन, सॉरी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ग्रहण करता हूँ। डन। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं। ऑप्टिमल नहीं होएगा यहाँ पे, एम आएगा और PTIML। डन, ये हो गया। देन अपन ने क्वेश्चन करे थे इसके, तो मैं एक बार ब्रीफ में आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, लाइक कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब अपन हमारे पास ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जब अपन प्रैक्टिस करेंगे कि ये मैक्स जेड की वैल्यू है, ये इसकी रिस्ट्रिक्शन दे दिए और ये वाला नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है। डन। अपन इन तीनों को ग्राफ में ड्रा करेंगे, उसके बाद में हम हल क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है, जैसे इसका हल क्षेत्र ये आया, फिर अपन ये कॉर्नर वाले पॉइंट निकालेंगे, चरम बिंदु। ठीक है, इनको आगे जाके हम जब पढ़ेंगे ना अवमुख समुच्चय, उसमें चरम बिंदु आगे पढ़ेंगे, तो इन पे अपन पॉइंट्स निकालेंगे। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, रख के देखेंगे, किसमें, मैक्सिमाइजेशन वाले मैक्स जेड में। इन पॉइंट्स को रख के देखेंगे, जिस पॉइंट पे मैक्स आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, वो अपना क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। और वो भी कौन सा, स्तंभ हल, है ना। तो अब इसमें क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं कि आपका हल क्या है। एक तो हमें क्या मिले, एक बाउंडेड एरिया। ये जो बाउंडेड एरिया मिलेगा ना, ये वाला हल क्षेत्र, सुसंगत हल क्षेत्र, ये हमेशा बहुभुज होता है। ठीक है, यदि ये बाउंडेड मिले तो ये बहुभुज होगा और इसको क्या बोलेंगे, उत्तल, उत्तल होगा ये। ठीक है, तो मैं नोट कर देती हूँ यहाँ पे कि वो, क्योंकि ये ऑप्शन में आ सकता है अपने, उत्तल। ठीक है, कि ये जो अपने को सुसंगत हल क्षेत्र मिलता है बाउंडेड, ये अवतल टाइप का होता है या उत्तल टाइप का, तो ये उत्तल टाइप का होता है, ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है
अ, हाँ, मैं क कहाँ बात कर रही थी? ये अपने पास पहला एरिया तो बाउंडेड है। बाउंडेड में तो हम मिनिमाइज़ेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं और मैक्सिमाइज़ेशन को भी। मैक्स भी ज़ेड मिल जाएगा और मिनिमम ज़ेड भी मिल जाएगा, है ना? बट क्या हो यदि हमारे पास जो हल क्षेत्र आए, वो अपरिबद्ध आए, मतलब ऐसा आए कि इधर कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है? अपरिबद्ध आए तो हमें क्या होगा? मिनिमम वाले ही मिलेगा। मिनिमम ज़ेड का ही इष्टतम हल मिलेगा, मैक्सिमम ज़ेड की प्रॉब्लम होगी तो उसका इष्टतम हल नहीं मिलेगा, ठीक है? 2 टाइप। तीसरा टाइप ये है कि ऐसा आ जाए कुछ हल क्षेत्र, इधर इसका इधर है और इसका इधर है, तो हमें क्या सुसंगत हल क्षेत्र ही नहीं मिलेगा, ठीक है? ऐसे में हम कौन-सा एरिया बताएँ जो हल क्षेत्र, क्योंकि उभयनिष्ठ होता है ना, ये वाला एरिया पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या मिलेगा? सुसंगत हल क्षेत्र ही प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है? नहीं मिला। यदि सुसंगत हल ही नहीं मिलेगा, तो इष्टतम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सुसंगत में ही एक इष्टतम होता है। डन? तो ये 2-3 टाइप के देखो, ये मैंने बता दिया। अपरिबद्ध होगा तो मिनिमाइज़ेशन की प्रॉब्लम को प्राप्त किया जा सकता है, मैक्सिमाइज़ेशन को नहीं। अब इसमें परिबद्ध है, ये मिल गया। ओके, ये अभी मैंने बताया कि अपने को सुसंगत हल ही विद्यमान नहीं होगा, ये वाला प्रॉब्लम है। तो ये क्वेश्चन आएँगे ऐसे वाले में। इनमें ऑप्शन देगा कि इसका जो सुसंगत हल, सॉरी, इष्टतम हल यूनिक है या नहीं? इष्टतम हल यूनिक है या नहीं? ऐसा भी क्वेश्चन। देखो, ये इष्टतम हल यूनिक नहीं हो सकता। यूनिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यूनिक नहीं हुआ मतलब यदि अपने पास यूनिक आया तो ठीक है, यदि 2 आ गए तो 2 से अपन सीधा बोलेंगे कि इनफाइनाइट है, ठीक है? क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि 2 बिंदु ऐसे हैं अपने सुसंगत हल में जो जेड मैक्स की सेम वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है? और मैक्सिमम वैल्यू भी दे रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत सारे ऐसे मिल जाएँगे अपने को, ठीक है? जब अपन इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने को समझ आ जाएगा। तो इष्टतम हल का अस्तित्व भी नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें अपने को कोई भी उबेनिस्ट एरिया नहीं मिला। ये वाला मिल जाता तो अपन निकाल भी सकते थे, बट इसका इधर है, इसका इधर है। ये अपन को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने नहीं करा तो आप लास्ट वाले लेक्चर्स देख लो और कर लेना। फिर इसमें अपरिबद्ध मिला तो मतलब अपने को अपरिबद्ध हल क्षेत्र है, मैक्सिमम का नहीं मिलेगा। इसमें मैक्सिमम है ना, देखो। यदि आपका आ गया ये वाला, ये आपने यहाँ तक निकाल लिया तो पॉइंट्स रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधा बोल दो कि मिनिमम का तो आ जाएगा, बट मैक्सिमम का इष्टतम हल क्षेत्र नहीं मिलेगा अपने को। इष्टतम हल नहीं मिलेगा। जैसे ये मैक्सिमम की प्रॉब्लम है और ये एरिया क्या है? अनबाउंडेड है। इतना यहाँ से अनबाउंडेड है। तो इसका मतलब अपन सीधा बोलेंगे कि इसका इष्टतम हल विद्यमान नहीं है। ठीक है? अनावश्यक प्रतिबंध है। अच्छा, ओके, नेक्स्ट। जैसे इसमें मिल गया अपने को। डन। तो इससे क्वेश्चन क्या-क्या बन सकते हैं, जो अभी-अभी पढ़ा उसमें, मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रही हूँ, क्योंकि अपन कल प्रैक्टिस करेंगे। तो जिसने भी नहीं करा है, वो लेक्चर फर्स्ट से ले लो, और जो प्रैक्टिस मेरे साथ करना चाहते हैं, तो आपका वेलकम। ठीक है? तो सबसे पहले निर्णयान्वय सहायक है, मैं यही याद कर रही हूँ, ये निर्णयान्वय सहायक है। जॉर्ज डेंचिंग और मार्शल वुड 2 हैं, जिन्होंने एलपीपी का संरूपण, या फिर ये जॉर्ज डेंचिंग डेंसिंग आगे भी आएगा, आई थिंक सो। ठीक है? उद्देश्य फलन एक लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर संबंध होता है। प्रतिबंध एम युगपत समीकरण या फिर असमीकाएँ होती हैं। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन हमें पता ही है, एलपीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। मैक्सिमम या मिनिमम सीज़ेड एक्स लेस देन इक्वल ग्रेटर देन, जो भी मिलेगा अपने को नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, सारे वेरिएबल क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। एलपीपी का कोई भी समीकरण कभी भी द्विघात नहीं हो सकता। नेक्स्ट, सुसंगत हल किसको बोलते हैं? जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन और प्रतिबंध सभी को संतुष्ट करे, वो क्या हो जाएगा? सुसंगत हल आएगा। इष्टतम हल क्या होगा? वह सुसंगत हल जो उद्देश्य फलन का मैक्सिमम या मिनिमम मान ग्रहण करे। डन। उसके बाद में जो परिबद्ध क्षेत्र होता है वो बहुभुज होता है, वो उत्तल बहुभुज होता है, ठीक है? उसके बाद में ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूनिक, ये गलत लिख रखा है मैंने। ये यूनिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि यूनिक नहीं मिला है तो ये इनफाइनाइट मिलेंगे, और ऐसा भी पॉसिबल है कि ये ना भी मिले, ठीक है? हमेशा ज़रूरी नहीं है इष्टतम हल मिले ही, ठीक है?
नेक्स्ट हमने देख लिया इसके बाद में हमने ये देखा कि यदि अनबाउंडेड क्षेत्र है तो उसका मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी, वो भी इन पॉइंट्स पे मिल जाएगी, बट मैक्सिमम क्योंकि अपने को पता ही नहीं कहाँ तक जा रहा है तो मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है। तो अपन सीधा ही देख लेंगे यदि ग्राफ अनबाउंडेड है और ऊपर अपने को मैक्सिमम की वैल्यू मैक्सिमम वाली प्रॉब्लम दे रखी है तो अपन सीधा टिक कर देंगे कि इसका इष्टतम हल नहीं मिलेगा। डन। अब आ गया बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, और कॉन्वेक्स सेट, बेसिक सॉल्यूशन या फिर कॉन्वेक्स सेट। तो इससे कॉन्वेक्स सेट से तो इक्वेशन आता ही आता है, आई थिंक लास्ट टाइम भी आया था। तो बेसिक सॉल्यूशन पहले आधारी हल, अपने कौन सा सुसंगत हल पढ़ लिया, फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं शायद सुसंगत हल को। मैं एक बार देख लेती हूँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिबली बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो अपने को याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि n चर होंगे, चरों की संख्या n होगी, समीकरणों की संख्या m होगी। चरों की संख्या हमेशा समीकरण की संख्या से ज्यादा होगी, चर हमेशा ज्यादा होंगे और समीकरण कम होंगे। ठीक है, अपने को सिस्टम जो भी दिया हुआ होगा, एक जो भी प्रॉब्लम दी हुई होगी एलपीपी, उसमें हमेशा चरों की संख्या ज्यादा होगी यदि आधारी हल निकलवा रहा है तो। और यही ध्यान में रखना है, चरों की संख्या हमेशा ज्यादा होगी और इक्वेशंस जो भी देंगे उनकी संख्या कम होगी। तो जितनी कम होगी चरों में की संख्या में से अपन क्या घटा देंगे, इक्वेशन की संख्या घटा देंगे। उन उतने चरों को उतने चरों को अपन जीरो के इक्वल मान लेंगे। उनको क्या बोलते हैं जिनको जीरो के इक्वल मान लेंगे, वो आधारी, क्या बोलते हैं, आधारी चर नहीं होते। ठीक है, जो नॉन जीरो है वो आधारी चर होंगे। जैसे ये वाला एग्जांपल लेवे तो ये वाला एग्जांपल, ठीक है, इसमें इक्वेशन कितनी है, दो है, चर कितने हैं, एक्स वाई जेड तीन है, तो तीन में से दो बता दो कितना, एक, एक बचा। ठीक है, तो सॉरी मैंने क्या बोला है, हाँ एक, थ्री में से टू घटाया अपने को, इक्वेशन की संख्या चरों की संख्या में से इक्वेशन की संख्या घटा दी, तो उतने चर को जीरो मानेंगे, चाहे वो एक्स को मान लो एक बार में, चाहे वो वाई को मान लो, चाहे वो जेड को मान लो, या तो एक्स बराबर जीरो। तो यहाँ पे एक्स क्या हो गया, आधारी चर, या फिर क्या बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल, जो भी बोलते हैं, ये आधारी चर नहीं हुआ। बाकी वाई जेड यहाँ पे आधारी चर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम यदि अपन ने क्या माना, एक्स को तो नॉन जीरो मान लिया, वाई को नॉन जीरो मान लिया, जेड को जीरो मान लिया, तो ये दोनों क्या हो गए, आधारी चर हो गए, ये आधारी चर नहीं हुआ। ठीक है, तो एक को एक टाइम में एक को जीरो मानना होता है। डन। तो उसको जीरो मानने के बाद में जो बचेगा, जो सिस्टम बचा, ये वाला बचा एक्स को जीरो मानने पे, इसको सॉल्व करके हमारे पास जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको आधारी हल बोलते हैं। और इस आधारी हल में ये वाला ही जीरो होगा, बाकी ये दोनों नॉन जीरो। इस पे भी यदि ये दोनों आधारी चर भी जीरो आ गए, कम से कम एक आधारी चर जीरो आ गया, तो उसकी डेफिनेशन भी अलग है जो अपने को याद रखनी है। तो किसी भी सिस्टम में यहाँ पे किसी भी सिस्टम में क्या हो, किसी भी सिस्टम में अधिकतम आधारी हलों की संख्या, एक क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट, तो किसी भी सिस्टम में अधिकतम आधारी हलों की संख्या कितनी होती है, NCM, मतलब वेरिएबल की संख्या, C, और ये एम क्या, इक्वेशंस की संख्या, तो n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल, n माइनस m फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है, ये वाला। डन। अब और ये हमेशा है निकाय में कि आधारी हलों की संख्या हमेशा क्या होती है, फाइनाइट होती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है स्टेटमेंट्स में, और शायद स्टेटमेंट में नहीं आया हुआ, बट ये स्टेटमेंट में आ सकता है, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट असत्य है या फिर ये सत्य है। ठीक है, तो ये अपने को ये भी याद रखना है, जो आधारी हल होते हैं क्या वो फाइनाइट होते हैं, जी हाँ बिल्कुल फाइनाइट होते हैं, क्योंकि सुसंगत हल हमने देखा था वो फाइनाइट नहीं होते। इष्टतम हल भी फाइनाइट होने का चांसेस नहीं था, कभी होते हैं, कभी दो मिल गए तो इनफाइनाइट मिलेंगे। ठीक है, तो लेकिन ये जो आधारी हल होते हैं ये हमेशा फाइनाइट होते हैं। अब मैंने बोला था जो जो जीरो माना है और जो नहीं माने वो एक जीरो आ गया, तो उसके
अकॉर्डिंग दो डेफिनेशन है, अपभ्रष्ट आधारी हल और अनभ्रष्ट की डेफिनेशन। अपभ्रष्ट क्या होता है? आधारी चर कौन से होते हैं जिनको शून्य नहीं माना है, वो क्या हो? नॉन जीरो हो, तो नॉन डिजनरेट मतलब अनअपभ्रष्ट आधारी हल। तो इंग्लिश में याद कर लो, मतलब जो आधारी हल नॉन जीरो आ रहे हैं तो क्या होगा? नॉन डिजनरेट। यदि जो आधारी हल अपने माने थे, मतलब जीरो के अलावा जो बचे वो उनमें से एक जीरो आ गया, कम से कम एक, कम से कम एक या फिर उससे एक ज्यादा भी जीरो आ गया, तो वो क्या होंगे? डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन। डन। तो ये दोनों डेफिनेशन अपने को याद रखनी है। कहाँ पहुंच गए हम? वेर इज माई मार्कर? तो ये प्रत्येक आधारी चर, ये ब्लू कैसे हो गया? तो ये येलो कैसे हो गया? आधारी चर क्या हो? शून्यतर हो तो अनअभ्रष्ट। ठीक है। कोई आधारी हल अभ्रष्ट कहलाता है यदि यदि एक या एक से अधिक आधारी चर क्या हो जाए? शून्य हो जाए। ठीक है। तो ये इसके क्वेश्चन करे थे हमने, तो ये क्वेश्चन आप लास्ट वाले लेक्चर्स में देख लो। अब आधारी तो होना ही है, ठीक है, आधारी तो आ गया, उसके साथ में क्या आ गया? सुसंगत हल, मतलब फिजिकल सॉल्यूशन और आ गया। मतलब आधारी, आधारी की डेफिनेशन क्या थी? अभ्रष्ट और अनभ्रष्ट, तो दो थी आधारी की डेफिनेशन अपने पास, जिसमें क्या होंगे? जो बेसिक वेरिएबल होंगे, आधारी चर होंगे, वो क्या होने चाहिए? नॉन जीरो होने चाहिए। एक बेसिक वेरिएबल में एक भी जीरो के इक्वल आ गया, एटलीस्ट वन, तो वो डिजनरेट हो गया। तो शून्य ऋणोत्तर। अब उनमें जैसे ये वाला क्वेश्चन है, जैसे इसमें ये है, ये इसमें हमने किस किस को जीरो माना है? x1 और x2 को जीरो माना है, x1 x2। ठीक है। इसके साथ में मतलब ये नॉन डिजनरेट है, क्योंकि ये आधारी चर नहीं है, सिर्फ x1 x2 तो जीरो है, तो x3 x4 क्या है? आधारी चर है, राइट? x3 x4 आधारी चर है, तो ये नॉन जीरो है दोनों, मतलब ये कौन सा हो गया? नॉन डिजनरेट हो गया, है ना? इनमें एक भी जीरो आ जाता वो डिजनरेट हो जाता, ये दोनों नॉन जीरो है। बट अपन ने सुसंगत हल क्या देखा था? सुसंगत हल होता है जो प्रतिबंधों को संतुष्ट करे पहले तो, और उसके बाद में जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन वाली शर्त थी ना, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, उनको भी फॉलो करे, मतलब उसमें कोई भी वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसमें तो नेगेटिव है, तो मतलब ये क्या है? फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। इसमें देखो, ये है ना इसकी डेफिनेशन, बीएफएस वह सॉल्यूशन है जिसमें न्यूनतम का मान शून्य हो, सभी आधारी हल चर के मान ऋणोत्तर हो, यानी कोई भी आधारी चर क्या होना चाहिए? ऋणात्मक नहीं हो। ये हो गया। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, जैसे एग्जांपल्स देखो, तो ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, इसमें x2 जीरो है, ये वाले में x2 जीरो है, x2 जीरो है, उसके अलावा कोई भी जीरो नहीं है, बट ये नेगेटिव आ गया, तो ये सुसंगत हल नहीं हो सकता। ये क्या होगा? नॉट डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन ही होगा, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। इसमें x3 को जीरो माना है, इसके अलावा कोई नहीं आ रहा जीरो, तो ये नॉन डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन हो गया। ऐसा डायरेक्ट दे देगा आपको, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये वैल्यू दे दी, मतलब अपन ये पॉइंट्स बना सकते हैं। तो क्या फिजिबल सॉल्यूशन है? x1 जीरो है, तो ये दोनों क्या हो गए? आधारी चर हो गए। ये नॉन जीरो है? बिल्कुल है जी, है ना? तो ये क्या हो गया? दोनों पॉजिटिव भी हैं, तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। ओके, ये नहीं हुआ क्योंकि इसमें नेगेटिव आ गया, जहाँ पे भी नेगेटिव आ जाए ना, तो वो सुसंगत हल तो हो ही नहीं सकता। डन। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो अपन और क्वेश्चन देखेंगे, ये हमने कर रखे हैं सारे। कोई आधारी सुसंगत हल अभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल कब होगा? मतलब अभ्रष्ट अनभ्रष्ट डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन, तो मतलब कम से कम एक आधारी चर क्या आ जाए? शून्य आ जाए, तब हो जाएगा। कम से कम एक होना चाहिए, सभी तो कोई भी आधार चर, तो ये वाली क्या कर रहा है? इसको फुलफिल कर लो। ये क्वेश्चन हमने करे हुए हैं सारे, तो अपन यहाँ क्वेश्चन नहीं कर रहे, अपन सिर्फ रिवीजन करके आए, करने आए। नेक्स्ट हमने कॉन्वेक्स सेट देखा था, अवमुख समुच्चय। पहले अपन ने पॉइंट सेट्स की डेफिनेशन देखी थी, कि दो पॉइंट्स के, जो दो पॉइंट्स को साथ लिया,
उन सभी पॉइंट्स का एक सेट बना लिया तो ई स्क्वायर के में पॉइंट सेट हो गया है। ई क्यूब में क्यूब है, इसको यूक्लिडियन स्पेस बोलते हैं, ठीक है, ई एन को। तो इसमें 3 ट्रिपलेट आएगा, ट्रिपलेट के पॉइंट्स का सेट, ये एन मतलब एन पॉइंट्स का सेट, ठीक है। अधिसमतल क्या होता है? अधिसमतल जो एक लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जैसे मतलब एक लीनियर इक्वेशन होती है ए एक्स इक्वल जेड। मतलब ए एक्स प्लस बी बराबर ए एक्स, या मान लो प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी। तो ये भी क्या हो गया, एक अधिसमतल। मतलब इसमें हर एक जो चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, एक घात का ही होना चाहिए, उसको अधिसमतल बोलते हैं। देखिए इसमें बोला a1 x1 प्लस a2 x2 a3 x3 ए एन एक्स एन इक्वल अल्फा आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होती है, एक अधिसमतल की इक्वेशन होती है। तो हमने देखा था जो मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी, मतलब एलपीपी में मिनिमम जेड इक्वल 3x1 प्लस 2x2 माइनस x3 था। तो इसको ये क्या होता है, उद्देश्य फलन भी क्या होता है, ये उद्देश्य फलन बोलते थे ना इसको। तो ये भी क्या होता है, एक अधिसमतल होता है। डन। कोई रेखा की इक्वेशन है 2x1 प्लस y(x2) बराबर 3, ये भी क्या है, एक अधिसमतल। एक प्लेन की इक्वेशन भी क्या होती है, अधिसमतल होती है, क्योंकि ये एक घातीय होती है, ठीक है। ये हो गया, ये क्वेश्चन आ गए। ओपन हाफ और अर्ध विवर्त समुच्चय, सॉरी अर्ध संवर्त और अर्ध विवर्त। तो अर्ध संवर्त क्या होती है, संवर्त जिनमें ये वाला साइन आए साथ, ठीक है, मतलब इक्वल भी आए और ये वाला भी आए। अर्धविवर्त क्या होती है, जिसमें या तो ये आए या सिर्फ लेस देन आए या फिर सिर्फ ग्रेटर देन आए, मतलब सिंगल साइन ही आए, तो उनको अर्धविवर्त बोलते हैं। तो हमारे पास जो प्रतिबंध होते थे एलपीपी में, अभी अपन ने एलपीपी देखी थी, उनमें जो प्रतिबंध हो इसमें लेस देन इक्वल आता था या फिर ग्रेटर देन इक्वल आता था, ऐसा आए थे ना। तो ये प्रतिबंध क्या हो गए, ये अर्ध संवर्त हो गए, अर्ध संवर्त समष्टि। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एलपीपी का उद्देश्य फलन क्या होता है और एलपीपी की प्रतिबंध क्या होते हैं। उद्देश्य फलन हमेशा अधिसमतल होता है और प्रतिबंध हमेशा क्या होता है, अर्ध संवर्त समष्टि होती है, ठीक है। देखो विवर्त हो गया ना, क्योंकि इसमें ये वाले सिंगल सिंगल साइन ही दे रखे हैं। तो यदि ये मतलब ये वाला और ये वाला साथ में दे देता तो ये क्या हो जाता, विवर्त की जगह संवर्त समष्टि हो जाती। ये हो गया कॉन्वेक्स सेट, ये उत्तल हो गया। तो मैंने अभी अभी भी बताया था जो संगत का नाम है, जो फिजिबल सॉल्यूशन सुसंगत हल होता है वो क्या होता है, उत्तल समुच्चय होता है। ये अमुक समुच्चय भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन, जनरली डेफिनेशन देखें तो क्या होती है, ये मैंने यहाँ पे टिक नहीं करा, क्या 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 याद करना है, यहाँ यहाँ तक, अच्छा यहाँ तक हो गया था। एंड ये वाला अधिसमतल की डेफिनेशन ये ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद में ये पॉइंट्स होते हैं, ये हाइपरप्लेन हो गया, ये ओपन हाफ हो गया और वो क्लोज हाफ हो जाएगा, उसके मैंने लिख नहीं रखा है, ठीक है, मैंने बता दिया है। बट अवमुख समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें दो पॉइंट्स को मिलाएं, अपन जनरल डेफिनेशन देखें, दो पॉइंट्स को मिलाएं उसके अंदर, तो वो जो लाइन बनेगी वो पूरी उसी में कंप्लीटली उसी में आ जाए। तो ये तो उसकी थी जनरल डेफिनेशन, ठीक है। मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें, अब मैथमेटिकल डेफिनेशन देखने से पहले ये देख लेते हैं एक बार, 2-3 पॉइंट्स हैं क्या। जो सर्किल होता है वो एक कॉन्वेक्स सेट होता है, ठीक है। बाकी जितने भी प्लेन है सर्किल के अलावा वो कॉन्वेक्स सेट नहीं होते, ठीक है। ये देखो रेक्टेंगुलर हो गया, सर्किल हो गया, कॉन्वेक्स सेट है, जबकि ऊपर वाले में है ना पैराबोला हो गया, लेकिन हाइपरबोला क्या है, ये एक अवमुख समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये जो लाइन होगी ये यहाँ तक, यहाँ वाली क्या होगी, इस सेट से बाहर होगी, ठीक है। हाइपर प्लेन भी एक अवमुख समुच्चय होता है, बिल्कुल होता है भाई। हाइपर प्लेन में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होती है। तो ये वाला पॉइंट अपने को ध्यान रखना है।
हाइपरप्लेन या फिर अधिसमतल एक क्या होता है, उन्मुख समुच्चय होता है। ये वाली ध्यान में रख लिए, एकल बिंदु हमेशा उन्मुख समुच्चय होता है, क्योंकि एक बिंदु से एक बिंदु तक की उसी बिंदु से उसी बिंदु तक की लाइन खींचेंगे अपन, तो क्या आएगा, वो उसी में इन्वॉल्व होगी ना कंप्लीटली। फिर रिक्त समुच्चय उन्मुख समुच्चय नहीं होता। ठीक है, तो ये भी अपने को याद रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट क्या क्रॉस चेक करवा लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से उन्मुख समुच्चय नहीं है, ये क्वेश्चन अपन आगे करेंगे प्रैक्टिस में। ये करे हुए और क्वेश्चन लाएंगे जो अपन प्रैक्टिस में करनी है। अपन ने उन्मुख समुच्चय की जनरल डेफिनेशन देख ली थी, अब इसका गणितीय रूप देखेंगे। गणितीय रूप में हमें क्या ध्यान में रखना है कि x बराबर x1 लेमडा, ये वाला ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला डायरेक्ट पूछ लेता है, इसमें एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ऑप्शन बना के देता है कि एक बार क्या करेगा, ये वाला है ना, इसको गायब कर देगा, एक बार इसको गायब कर देगा, एक बार इसको इधर कर देगा, एक बार इससे, तो 4 ऑप्शन बना लेता है। ठीक है, मतलब ये क्या है, जो ऐसा सेट अवमुख समुच्चय या फिर ऐसा समुच्चय अवमुख समुच्चय होगा जिसका हर एक एलिमेंट x1 और x2 के किस में हो जाए, लीनियर गुणनखंड, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए, जहाँ पे x1 का ये जो गुणांक है, x2 का गुणांक है 1 माइनस लेमडा, ये दोनों क्या होना चाहिए, इनका योग हमेशा 1 होना चाहिए। लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा का योग कितना हो गया, 1 हो गया। तो x1 x2 के गुणांकों का योग हमेशा क्या होगा, 1 होगा। मैंने ये बात लिख रखी है, दिए गए बिंदु के धनात्मक गुणांकों का योग क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ये क्वेश्चन अपने को डिस्कार्ड करने के काम आएगा। और जहाँ पे ये लेमडा होता है, इसके गुणांक होते हैं, ये लेमडा, ये हमेशा क्या होता है, 0 से 1 के क्लोज इंटरवल में वेरी करता है। इसको ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। ये हो गया, गुणांकों का योग 1 होता है। ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे। डन। अमुक समुच्चय फिर कॉन्वेक्स सेट, ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन, सॉरी, संचय, अमुक संचय ना कि अमुक सेट, अमुक सेट हो समुच्चय हो गया अपना, अमुक संचय लिखते हैं। क्या कि जो होता है x को लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 वही, और लेमडा 1 लेमडा 2 के ये कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, लेमडा I इज ग्रेटर देन इक्वल 0। एवरी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स सेट। मतलब ये बोल रहा है कि जो अमुक समुच्चय फाइनाइट पॉइंट्स का मतलब परिमित बिंदुओं का अमुक समुच्चय हमेशा क्या होता है, अमुक संचय हमेशा क्या होता है, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, परिमित बिंदुओं का अवमुख संचय क्या होता है, अवमुख सेट और समुच्चय होता है। तो ये स्टेटमेंट में आ सकता है कि अपने पास फाइनाइट सेट है, एक फाइनाइट पॉइंट्स है। ठीक है, उनमें फाइनाइट पॉइंट्स में हमें क्या करना है, फाइनाइट पॉइंट्स है उनका, भी है फाइनाइट पॉइंट्स, उनका क्या करेंगे अपन, अवमुख संचय बनाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब C1 लेमडा 1 x1, मतलब 3 पॉइंट्स हैं x1 x2 x3, उनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस C3 x3। तो वो क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक क्या होता है, अवमुख समुच्चय ही होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 या C1 C2 C3 लेंगे, वो क्या होंगे, उनका योग 1 होगा और वो 0 से बड़े होंगे। ठीक है, उनका योग 1 होगा, 0 से बड़े होंगे, तो वही डेफिनेशन अप्लाई होगी कि वो 0 और 1 के बीच में ही होंगे। अधिसमतल भी, क्योंकि लीनियर होता है, और अवमुख समुच्चय की डेफिनेशन भी लीनियर में थी, तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना है, ये भी स्टेटमेंट में आ सकता है। देखो, हम हमारे सिलेबस में कॉन्वेक्स सेट प्रॉपर एक टॉपिक दे रखा है। ठीक है, तो ये चीजें अपने को याद रखनी पड़ेंगी, यहाँ पे वहां पे डेरिवेशन नहीं करेंगे इनका। फिर सुसंगत हल, एलपीबी के हमने क्या निकाले थे, सुसंगत हल निकाले थे। ठीक है, उनका समुच्चय भी क्या होता है, एक अवमुख समुच्चय होता है।
सुसंगत हलों का समुच्चय। लेकिन ये वाला देखो, एलपीपी के सुसंगत हल क्षेत्र के चरम बिंदुओं का समुच्चय क्या होता है? अवमुख समुच्चय नहीं होता। ठीक है? चरम बिंदु कौन से हो गए? ये वाले, ये वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाले सारे। ठीक है? ये चरम बिंदु हो गए। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एलपीपी का जो, इसको मैंने बताया है आपको, जो लास्ट क्लासेस अपन सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, बार बार इस टॉपिक पे ध्यान दे रही हूँ। किसी एलपीपी के सुसंगत हल क्षेत्र के चरम बिंदु क्या बोलते हैं? फाइनाइट होते हैं। अब ऊपर हमने पढ़ा क्या था? ये वाली थ्योरम ये पढ़ी थी कि परिमित बिंदु का अवमुख संचय होता है, अवमुख समुच्चय। सिर्फ यहाँ पे क्या है? चरम बिंदु का समुच्चय है, ना कि संचय। यदि संचय होता तो वो क्या हो जाता? अवमुख समुच्चय हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है? एलपीपी के सुसंगत क्षेत्र के चरम बिंदु का समुच्चय फाइनाइट समुच्चय होता है। सुसंगत हल का समुच्चय सदैव। तो ये 4 पॉइंट्स याद, 4-5 पॉइंट अपने को याद रखना है इसमें। इनके बेसिस पे अपने क्वेश्चन हो जाएंगे। अब है नेक्स्ट सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड में हमें क्या क्या याद रखना था? ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, जोड्सबी टेंसिंग मैंने बोला था ना, तो ये वाले याद रखना है अपने को कि एलपीपी का स्टेक किसको दिया जाता है? जोड्सबी टेंसिंग। ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है या चरणबद्ध प्रक्रिया है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है? ये 2 से अधिक या 2 चरों वाली विधि है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये वाली चीजें मतलब क्वेश्चन पूछे हुए हैं स्टेटमेंट बना के, तो अपने को ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि जो सिंप्लेक्स मेथड हो उसमें उद्देश्य फलन हमेशा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम का ही होना चाहिए। यदि मिनिमम का दे रखा है तो उसको मैक्सिमम में चेंज करो। कैसे चेंज करना है अपने को? ये वाला फॉर्मूले से। ठीक है? उसके बाद में प्रतिबंध होते हैं ये वाले प्रतिबंध, ये इक्वेशन की फॉर्म में होते हैं। डन। तो यदि ये लेस देन इक्वल जैसे भी दे रखे हैं तो अपने को उनको चेंज करके इक्वल वाले साइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है? एलपीपी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि यदि अपन देखो यहाँ पे इसमें ये दे रखा होता, क्या ये वाला साइन दे रखा होता, दिख नहीं रहा होगा, ये वाला साइन दिया हो सपोज दैट, है ना? तो कैसे करेंगे अपन? ये वाली संख्या कम है, इधर वाली ये वाली ज्यादा है। यदि ये वाली दे रखा होता तो ये वाली ज्यादा हो जाती, ये वाली कम हो जाती। तो ये वाली कम है तो इसमें कुछ ऐड कर देंगे, नया वेरिएबल। ठीक है? तो ये नया वेरिएबल क्या काम कर रहा है? n+1। यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? इसकी न्यूनता वाले, ये वाला कम है, इसको बैलेंस कर रहा है। तो ये क्या हो गया? न्यूनता को बैलेंस कर रहा है तो न्यूनता पूरक चर हो गया। डन। ये इधर कुछ घटाएंगे, ये इधर ज्यादा है, अधिक अधिक वाला साइन है, तो ये अधिक को बैलेंस कर रहा है, तो ये घटाने पे क्या हो जाएगा? अधिकता पूरक चर आ जाएगा। तो अधिकता पूरक चर और न्यूनता पूरक चर पे भी क्या है अपना क्वेश्चंस बने हुए हैं। मेरा गला क्यों खराब हो रहा है? न्यूनता पूरक चर जोड़ और इस वाली असमिका को बैलेंस करने के लिए न्यूनता पूरक जोड़ से पहले अधिकता पूरक चर की घटाया जाता है हमेशा, और ये किस बैलेंस, इसको बैलेंस करता है, इसको। ठीक है? नेक्स्ट है इसमें जो बी होता है, आवश्यकता सदिश होता है, रिक्वायरमेंट, ये वाला बी, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब B1 B2 B3 ये इक्वल के इधर साइन है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। डन। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। सिंप्लेक्स मेथड छोटे छोटे क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैं बता रही हूँ। ओके, यहाँ से इतना ही। फिर इनको क्या क्या बोलते हैं? ये जो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम के आगे C1 C2 C3 मतलब ये जो गुणांक है ना x1 के x2 के, इनको से एक पंक्ति में रख दिया, ये पंक्ति मैट्रिक्स बन गई, तो इसको बोलते हैं मूल्य सदिश। ठीक है? ओके, इसको मूल्य सदिश बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ, ये दोनों आए हुए हैं। ये वाली जो मैट्रिक्स है किसकी? ये प्रतिबंध वाले गुणांकों की मैट्रिक्स है।
इसको क्या बोलेंगे? सक्रियता सदिश। ए से याद कर लो एक्टिविटी वेक्टर और ता आ गया लास्ट में और इधर ये क्या हो गया? B1 B2 B3 ये Bn वाली। तो ये क्या होगी? आवश्यकता। ता से याद कर लो। वो मूल्य होगी, ये सक्रियता होगी, ये आवश्यकता होगी। डन। 3 मैट्रिक्स तो इनकी डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है कि आपको एलपीपी दे देगा, फिर कुछ मैट्रिक्स बना के दे देगा ए बी सी। ये मतलब एलपीपी दे दी, उसकी मैट्रिक्स ये बना दी, एक एक वो बना दी और एक ये बना दी। अब पहले पूछ लेगा कि ए कौन सी है, क्या ए मूल्य सदिश है या फिर मूल्य सदिश क्रम में लिख देगा, फिर सफल कर करके 4 ऑप्शन बना देगा, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है ये मैट्रिक्स को बैलेंस करके रख रखा है, सॉरी एलपीपी को। तो ये अपन ने कर लिया लास्ट लेक्चर्स में, अच्छे से करा था। ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो बेसिक सॉल्यूशन भी होगा। अच्छा ओके। यदि ये बोल रहा है कि स्तंभ हल मिल गया है, यदि सुसंगत हल से स्तंभ हल मिल गया एलपीपी का, तो वो बेसिक भी होगा। सीधी सी बात है, सुसंगत हल है, ऑप्टिमल मिल गया तो बेसिक तो होना ही है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो उसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये लिखने की बातें नहीं है। नेक्स्ट है सिंप्लेक्स मेथड, अपन सॉल्व करेंगे। सॉल्व हमने कैसे करी थी, ब्रीफली अपन ने इस पे डिस्कस करा था। ठीक है। तो मेन चीज अपने है कि जो ये वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें अपन न्यूनता पूरक अधिकता पूरक जो भी जोड़ा घटाया, तो हमारी मेन चीज क्या होनी चाहिए, ये 1 0 0, यदि 2 इक्वेशन है तो 1 0 0 1 ये वाली मैट्रिक्स बननी चाहिए। इनको क्या बोलते हैं? प्रारंभिक आधार बोलते हैं। ठीक है, x3 x4 जो अपन नए नए जोड़ेंगे घटाएंगे उनको। तो ये वाली 0 0 1 ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी, तो ही अपन आगे देखो यहाँ पे बन गई, तो ही अपन आगे इसको सॉल्व करेंगे। इसके बिना यदि ये नहीं बनी, ये न्यूनता पूरक में तो बन जाएगी। न्यूनता पूरक में अपन जोड़ते हैं जैसे इसमें, यदि ये साइन ऐसे आ जाता, ठीक है, तो घटाते ना यहाँ पे, इसको बैलेंस करने के लिए इधर ज्यादा है तो घटाते कुछ, तो ये क्या बन जाता है, ये और ये बन जाता, मतलब -1 0 0 -1। तो यहाँ पे अपन एक्स्ट्रा कुछ कृत्रिम चर जोड़ते 2, ठीक है, जो आगे के क्वेश्चंस में है वो जोड़ते, उसके बाद में सिंप्लेक्स मेथड निकालते। तो ये मतलब यदि रिवीजन कर रहे हो तो आपको वो समझ नहीं आएगा। लास्ट वाली क्लासेस देखो, स्पीड में देख लो, बट उसके बिना मुझे नहीं लगता आपको समझ आएगा। यदि आपने रिवीजन करा, मतलब पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, रिवीजन कर रहे हो तो आपके अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रारंभिक आधार के बिना सिंप्लेक्स सारणी नहीं बन सकती, क्योंकि हमने को इसी को ही तो सॉल्व करना होता है। इसकी जगह आंसर आ जाता है, इसकी जगह ये आ जाता है 1 0 0 1, यहाँ पे आंसर आ जाता है। अब देखो इस सारणी में हमें मतलब क्या करेगा, क्वेश्चन कैसे बनाएगा, ये टेबल दे देगा, ठीक है। ये टेबल देके ऐसे पूछेगा इसमें इनकमिंग वेक्टर कौन सा है, आउटगोइंग वेक्टर कौन सा है, या फिर मुख्य अवयव कौन सा है। तो अपन वो कैसे निकालेंगे, वो निकालने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो कैलकुलेशन आना चाहिए जो हमने लास्ट क्लासेस में करा था। मैं फटाफट बता दे रही हूँ एक बार। सारणी बना ली, ये सारणी बनानी आनी चाहिए। देन हम क्या करेंगे, ZJ माइनस CJ की वैल्यू आएगी, निकालेंगे। तो सबसे पहले ZJ माइनस CJ की वैल्यू इसी का नेगेटिव आएगी, ठीक है, ये रख दिया। अब इसमें इसमें जो मोस्ट नेगेटिव है वो तो जैसे ये है, तो ये तो क्या होगा, आगामी सदिश जो इनकमिंग वेक्टर है वो। अब ये किसकी जगह आएगा, तो इसके लिए अपन की एलिमेंट देखेंगे, ये वाला है तो इसी रो में इसी कॉलम में देखेंगे, इसी कॉलम में इसमें भाग देंगे इसका, मतलब 15/3 और 24/6। ये भाग देने के बाद में जो मिनिमम वैल्यू आएगी 5 और 4, तो ये 4 वाली मिनिमम आई यहाँ वाली, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो जाएगा x4 जाएगा और y1 आएगा इसकी जगह, ठीक है, और ये की एलिमेंट हो जाएगा। डन। तो यहाँ यही क्वेश्चन बन रहा है, आगामी सदिश हो गया। तो ये आपको नेक्स्ट टेबल में पूछ लेगा क्या है, ओके। देन
ये मैंने बोला मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, इसमें तो 1001 बन जाएगा। यदि अब देखो कि एलिमेंट कभी नेगेटिव, हाँ ये जो मुख्य अवयव है, जो अपन ने ये मुख्य अवयव मिनिमम निकालने के बाद में, ये कभी भी जीरो नहीं होता और ना ही ये नेगेटिव होता है। तो ये वाली लाइन को अंडरलाइन कर ली जाए कि की एलिमेंट कभी भी क्या नहीं होता, नेगेटिव या जीरो नहीं होता। यदि ऐसा है, अपने को जो की एलिमेंट मिला है वो नेगेटिव और जीरो है, तो इसका मतलब वो हल कौन सा है, अपरिबद्ध हल है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया ना, एलपीपी का हल अनबाउंडेड कब होता है, जब आगामी सदिश के कोरस्पॉन्डिंग मुख्य अवयव जो होता है वो क्या होना चाहिए, जीरो या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि जीरो नेगेटिव है तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चंस वगैरह है। हाँ ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे और सारे कल। एंड अभी कहाँ पहुंच गए, हाँ अब देखो ये वाली है, वो अपन मिनिमाइजेशन के न्यूनता पूरक चर रख रहे थे। अब ये वाली प्रॉब्लम किसकी है, ग्रेटर देन अधिकता की है। तो इसमें हमें क्या करना है, कुछ नेगेटिव घटाना है, तभी तो ये वाला बैलेंस हो पाएगा। ये बड़ा है तो इसमें कुछ घटा देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो x3 घटा दिया, इधर नीचे वाले में x4 घटा दी। अब देखो हमारे पास प्रारंभिक आधार नहीं बन रहे, -10, अपने को चाहिए क्या, तो अपने को चाहिए क्या, 1001। तो अपन क्या करेंगे, x5 जोड़ देंगे और एक x0 x6 कर देंगे, मतलब x5 और x6 दो नए वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, उनको क्या करेंगे, इसमें इधर जोड़ देंगे, मतलब एक बार 1 के साथ में जोड़ देंगे, 1x5 प्लस 0x6, क्योंकि अपने को 1001 बनाना होता है इसमें। फिर 0x5 माइनस प्लस, सॉरी ये 10, ये 0 हो गया, ये x6 हो गया। तो और इनको इनके साथ मैक्सिमम इनको m के साथ में रखेंगे, इसके साथ जो उद्देश्य फलन होता है उसमें। m क्या होता है, एक बहुत बड़ी पॉजिटिव संख्या होती है। बहुत बड़ी पॉजिटिव संख्या क्या, आप नेगेटिव संख्या बना लगा नेगेटिव साइन लगा देते हो तो वो उतनी ही छोटी, जितनी वो बहुत बड़ी है ना, उससे उससे कई गुना छोटी वो संख्या बन जाती है। तो उसको इसमें घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए इसको बहुत बड़ी लेते हैं। ठीक है, m इज वेरी 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 बड़ा। ठीक है, देन कहाँ पहुंच गए, देखो एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए किन किन चरों की आवश्यकता होती है, न्यूनता पूरक की भी होती है, अधिकता पूरक की भी होती है, दोनों की होती है। अब हमने कृत्रिम चर का समावेश क्यों किया, क्योंकि हमारा प्रारंभिक आधार नहीं बन रहा था, मतलब 10001 ये नहीं बन रहा था, इसलिए हमने क्या किया, उसमें प्रारंभिक आधार नहीं बनने के कारण हमने कृत्रिम चर का समावेश किया। तो ये वाला पॉइंट नोट आउट कर लिया जाए, कृत्रिम चर का समावेश कब किया, जब प्रारंभिक आधार उपलब्ध नहीं था तब। देखो ये कृत्रिम चर -m से गुणा, ये मैंने बता ही दिया। अब देखो अपन सीधा चलते हैं इस पेज पे, इस पेज से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बने हुए हैं। ये हो जाएगा क्या ये, देखते हैं कितना होगा। 48 मिनट का हो गया, 48 मिनट्स और लगेंगे, कोई नहीं। 1.5 घंटे में, यदि 1.5 2 घंटे में एक बुक का रिवीजन हो रहा है तो इट्स बेस्ट होगा अपने लिए, बेस्ट एंड बेस्ट। चलो करते हैं आगे। किसी एलपीपी के हलों में अधिकता कब आती है, अब देखो मैंने बताया एम अपन ने ले लिया था यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव एम ले लिया। देन हमने क्या किया कि ये जो है ना सारणी में, ये जो x5 लिया था, इस इक्वेशन में, इक्वेशन ऊपर से ले रही हूँ, थोड़ा सा इतना बड़ा क्वेश्चन है, आने के चांसेस तो नहीं है, बट ये वाली चीजें पूछ लेता है, ये वाली और ये वाली मैंने ब्रीफली बताई, अच्छे से बताए हुए हैं लेक्चर्स में। तो अपन डायरेक्ट याद तो नहीं कर सकते, मतलब जब हमारे पास ये वाला यदि कृत्रिम चर नहीं हो, ठीक है, यदि सारणी में हमने कृत्रिम चर मतलब जैसे x5 x6 लिए थे,
क्योंकि अपना प्रारंभिक आधार नहीं बन रहा था। यदि अपने पास कृत्रिम चर नहीं हो तब हम क्या करेंगे? तब तो ये ही क्या हो जाता है, इसी से यदि z से माइनस cj इज ग्रेटर देन इक्वल 0 आ गया तो मतलब अपना सुसंगत हल विद्यमान है। ठीक है? और यदि कृत्रिम चर अपन ने ऐड कर दिया तो जैसे ये है y5, ठीक है, ये y5 कर दिया, x4 x5 है ना, इसकी संगत जो b की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ठीक है, इसके संगत b की वैल्यू कौन थी? x5 के संगत b की वैल्यू यदि 0 आ गई, zj माइनस cj के साथ ग्रेटर देन 0 प्लस b की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए तो एलपीपी का सुसंगत हल विद्यमान होगा। यदि 0 नहीं आई तो वो क्या करेगा? उद्देश्य फलन को प्रभावित करेगा और क्या होगा? अपना सुसंगत हल विद्यमान नहीं होगा। क्या यही बातें लिख रखी हैं क्या? कि देखो, हाँ, हलों में अतिरिक्तता कब आ जाती है? z से माइनस, मैंने क्या बोला? केवल इसी से यदि कृत्रिम चर उपलब्ध है तो z से माइनस cj इज ग्रेटर देन होना ही एलपीपी के सुसंगत हल विद्यमान होने को प्रमाणित नहीं करता है। यह तब होगा जब या तो सारणी में कृत्रिम चर विद्यमान ही ना हो। यदि विद्यमान नहीं है कृत्रिम चर, हमने m नहीं लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? इससे ये होते ही क्या बोल देंगे कि सुसंगत हल विद्यमान है। ठीक है, यदि कृत्रिम चर विद्यमान है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग b का मान 0 होगा तो बोलेंगे कि क्या? सुसंगत हल विद्यमान है। और यदि सुसंगत हल मिल गया तो हम इष्टतम हल निकाल लेंगे। वो पॉइंट किस में रखेंगे? उद्देश्य फलन में रखेंगे। ठीक है, देखो, नेक्स्ट इसने कंडीशन बना के रखी है कि कृत्रिम चर विद्यमान नहीं है प्लस जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा, सुसंगत हल क्षेत्र होगा, वही क्या होगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इष्टतम हल होगा। ठीक है, यदि b की वैल्यू भी 0 है, z से माइनस सी जे मतलब कृत्रिम चर उपलब्ध है या विद्यमान है। ऊपर वाली बात को ही थोड़ा वैसे लिख रखा है, b की वैल्यू 0 होगी, z से माइनस सी जे ग्रेटर देन है, तो भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। लेकिन यदि कृत्रिम चर विद्यमान है और इसके संगत b भी नॉन जीरो है और ये है, तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, ऊपर वाली बात को लिखा हुआ है। अब आगे अपन डुअलिटी में, डुअलिटी से कैसे फॉर्म क्वेश्चन बनते हैं? डुअलिटी से एक तो क्वेश्चन आया है, सीधा वैसे बनते हैं कि आपको कोई एलपीपी दे दी और उसकी आधी समस्या पूछ ली, सॉरी द्वितीय समस्या पूछ ली कि उसको डुअलिटी में चेंज करो और इसके 5 स्टेटमेंट्स, उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अपन सीधे चलते हैं डुअलिटी पे। ये वाले अपने को याद रखने हैं, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इसी को कर देती हूँ। ये फिर नीचे वाला दोनों सेम ही है। ठीक है, ये और ये सेम ही है। डुअलिटी में हमें क्या करना है? देखो, ये वाला जो स्टिकी नोट मैंने चिपकाया हुआ है ना, सिर्फ ये याद रखना है, इसी से चेंज हो जाएगा। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है अपने पास, तो इसकी डुअलिटी चेंज करनी होगी। तो देखो, ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये मिनिमम साइन वाला है, मिनिमम लेस देन वाला साइन आएगा। ये मैक्स है, ये मिनिमम है। ठीक है, लेस देन वाला, मैक्स यानी ज्यादा, लेस यानी कम। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये हो गया। इधर यदि मिनिमम की प्रॉब्लम आएगी तो पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, इसमें सारे ग्रेटर होने चाहिए। ये मिनिमम कम है, ये ग्रेटर ज्यादा है। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? सी, यहाँ पे सी ट्रांसपोज में चेंज हो जाएगा, ये ऊपर जाके बी ट्रांसपोज में चेंज हो जाएगा, ये एक्स डब्ल्यू में चेंज हो जाएगा, ए का यहाँ पे ए ट्रांसपोज आ जाएगा एक्स। ठीक है, तो देखो, मैक्स की मिनिमम में चेंज हो जाएगी, ये वाला साइन ऐसे हो जाएगा, हो गया। सी किस में? सी ट्रांसपोज में, और एक्स किस में? डब्ल्यू में। सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये दोनों ट्रांसपोज में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन से अच्छे से करे हुए हमने। मिनिमाइजेशन के मैक्स में चेंज हो जाएगी, सी की जगह बी ट्रांसपोज आ जाएगा, एक्स की जगह डब्ल्यू नया वेरिएबल। ये लेस देन में चेंज हो जाएगी, ए ट्रांसपोज आ जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, यहाँ पे सी ट्रांसपोज आ जाएगा,
और एक्स ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे डब्ल्यू फॉलो करेगा। डन। अब ये इसके क्वेश्चन हमने अच्छे से करे हुए हैं लास्ट लेक्चर्स में। ये देखो, ये कुछ थ्योरम्स हैं जो ड्यूलिटी पे आधारित है। इसमें एक थ्योरम स्टार्टिंग में भी थी ना, इसमें ये स्टिकी नोट वाला याद रखना है। आद्य समस्या की द्वितीय भी एक आद्य समस्या ही होती है, ये यहीं पे है, सॉरी। स्टिकी नोट वाला और सेकंड ये थ्योरम्स। आद्य समस्या की द्वितीय भी की द्वितीय, आद्य समस्या की द्वितीय मतलब कोई अपने के पास दे दी, कोई आद्य समस्या एलपीपी दे दी, उसकी ड्यूलिटी की ड्यूलिटी, उसकी मतलब वापस ड्यूलिटी निकालेंगे, मतलब वापस उसको चेंज करेंगे, बी को सी ट्रांसपोज से, सी को बी ट्रांसपोज से चेंज करेंगे, तो वापस वही दो बार ड्यूलिटी लगाएंगे तो वापस वही समस्या आ जाएगी अपने पास। बोलते थे ना अपन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वापस यही आ जाता है। तो सेम वही सीन इसमें है। नेक्स्ट है, यदि किसी आधे समस्या, अब देखो कोई अपने पास मिनिमम वाली आधी समस्या दे दी, ठीक है, ये स्टेटमेंट अपने को याद रखना है, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बोल रहा है मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, मिनिमाइजेशन की तो ये इधर क्या आ जाएगा, ग्रेटर का आएगा, ठीक है, ये इतना याद रखना। इसका सुसंगत हल हो, कौन, एक्स, यदि इसका सुसंगत हल हो तो डब्लू द्वितीय की समस्या का सुसंगत हल होता है कब, होगा, देखो जहाँ पे इसका ये जो समस्या है इसका सुसंगत हल एक्स है तथा डब्लू इसकी द्वितीय की सुसंगत हल है, ये जो इसकी ड्यूलिटी बनाई, इसकी ड्यूलिटी में चेंज करूं, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसकी ड्यूलिटी मैक्स जेड पी इक्वल बी ट्रांसपोज डब्ल्यू, इधर आएगा ए ट्रांसपोज डब्ल्यू लेस देन हो जाएगा ग्रेटर, ग्रेटर हो जाएगा लेस में, ये सी ट्रांसपोज हो गया, ये डब्ल्यू इज ग्रेटर देन 0, तो इसकी ड्यूलिटी हो गई, ये नॉर्मल जेड पी हो गई, ये इसकी ड्यूलिटी जेड टी मान लो, ठीक है। तो हमेशा ये जो मिनिमम और ये मैक्सिमम इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, इन दोनों में रिलेशन यही होगा, कौन सा, जेड पी, ये वाला रिलेशन है ना जो मिनिमम वाला, इधर ये होगा, ठीक है, ये रट लेना अच्छे से क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है। डन। यदि सुसंगत हल हो गया, यदि स्तंभ हो गया तो इनकी ये दोनों जो मिनिमम का और इसके ड्यूलेटिव का मैक्सिमम वो दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन की ड्यूलेटी का सुसंगत हल क्या होगा, इससे ज्यादा आएगा, इससे ये ज्यादा होगा, ठीक है, ये कम होगा। यदि आद्य समस्या किसकी पूछ ली, मैक्सिमाइजेशन की, यदि स्तंभ हल होगा तो वो दोनों का बराबर होगा, ठीक है। तो ये चारों स्टेटमेंट अपने को याद रखने हैं अच्छे से। कहाँ पहुंच गए, फिफ्थ में पहुंच गए। यदि एक्स नोट किसी आधे समस्या, ये हो गया स्तंभ हल, यदि आधे समस्या का हल अपरिबद्ध है, ठीक है, ये अपने को कोई वो दे रखी है, उसका उसका क्या बोलते हैं, उसका जो हल आया वो क्या है, अनबाउंडेड है, तो द्वैती समस्या का हल भी क्या होगा, मतलब अपन ने कोई एलपीपी दे रखी है और उसका हल आया अपने पास अनबाउंडेड, सुसंगत हल नहीं आया, वो भी अनबाउंडेड आया, ठीक है, तो उसकी ड्यूलिटी निकालेंगे, जो द्वैती निकालेंगे, द्वैती समस्या, ठीक है, वो भी एक समस्या होगी, तो उसका हल निकालेंगे, वो भी क्या होगा, या तो अपरिबद्ध होगा या फिर होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, विद्यमान ही नहीं होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट थ्योरम है, ये अपने को याद रखनी है। यदि किसी सिंप्लेक्स सारणी में कृत्रिम चर विद्यमान हो तो उसके संगत बी का मान शून्य ना हो, तो ये तो अपन ने पढ़ ही लिया ना लास्ट में। ये क्वेश्चन आया हुआ है असाइनमेंट प्रॉब्लम का।
नेक्स्ट है असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। तो ये भी असाइनमेंट प्रॉब्लम भी एक प्रकार की क्या है, एलपीपी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ कि कौन सी एलपीपी है, असाइनमेंट प्रॉब्लम एक एलपीपी है या फिर ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। तो यह एक एलपीपी ही है, तो ये अपने को याद रखना है, एलपीपी है। ठीक है, लेकिन इसको सिंप्लेक्स मेथड से टफ हो जाता है, इसलिए अपन इसको अलग मेथड से करते हैं। ठीक है, किसने दी, डी कैनिंग कैनिंग ने ये मेथड, असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है डी कैनिंग वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें हमें क्या क्या याद करना है, इसमें ये याद करना है कि चर कितने होते हैं, 2n। जो असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है इसमें चर 2n होते हैं, चर बराबर 2n, एक का विलोपन 2n-1। ये कितने होते हैं, ये प्रतिबंध होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है उसमें प्रतिबंधों की संख्या कितनी होती है, 2n-1। और इसमें चरों की आधारी चर कितने होते हैं, n, और जो आधारी नहीं होते वो कितने हैं, n-1। ठीक है, ये याद रखना है। अब ये बोल दिया कि असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या है, एलपीपी है, तो इसको सिंप्लेक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट टफ पड़ जाता है। तो सिंप्लेक्स को सॉल्व कर सकते हैं, उसको ड्युअलिटी या फिर द्वैतता के सिद्धांत से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने को क्वेश्चन नॉर्मल है, कर सकते हैं इसको। तो कोई भी असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है, ये अपने करा हुआ है। असाइनमेंट प्रॉब्लम, उसकी न्यूनतम लागत कितनी होती है, 0 होती है। यदि सारे काम फ्री में कर ले, सारे वर्कर सारे काम फ्री में कर ले, तो न्यूनतम लागत 0 हो जाएगी। ये आया हुआ है, देखो। असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है, जो नियतन समस्याएं होती हैं वो कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए होती हैं। तो इनमें जो उद्देश्य फलन होता है ये हमेशा मिनिमम का होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ऐसा कैसा फॉर्म, निम्न में से नियतन समस्या की स्टैंडर्ड फॉर्म, ये वाला भी। मतलब इसमें क्वेश्चन कम आए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं। वो जो ये भी प्रतिबंध ग्रेटर इक्वल 0, इधर भी इक्वल 0, और सी कितना होता है, सी आई से ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है। ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट होता है वो ग्रेटर देन इक्वल 0, वेरिएबल 0, 1। 0 कब आएगा, जब आई हुए व्यक्ति को जेवा कार्य नहीं मिलता, और यदि कार्य मिल जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, ये भी नॉन नेगेटिविटी। ये क्वेश्चन, इसको याद करना है अपने को अच्छे से। ठीक है, ये हमने देख लिए थे क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस कम आए हुए हैं, इसके क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी से आए हुए हैं, नियतन समस्याओं के। अब होगी परिवहन समस्याएं, इसके क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, इसको भी न्यूनतम लागत के लिए पढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से, क्या क्या, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये भी मिनिमम हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ये याद करना है अपने को। ठीक है, इसमें आई ओरिजिन ये हो गया, इसमें ये एक ही याद करनी है कि आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध क्या है, सप्लाई और डिमांड दोनों का योग कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जितनी जितने अपने को कोई भी मतलब सप्लाई और डिमांड, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है तो कोई दुकान वाला, मतलब किसी भी दुकान वाले को कितना सामान चाहिए, उतना ही क्या अपन फैक्ट्री में बनाएंगे। तो यदि उसको चाहिए और जो बनाया है वो दोनों बराबर आ जाए, तो वही क्या होती है, आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध होता है। ठीक है, शर्त होती है परिवहन समस्या की, मतलब मांगों का योग और टोटल सप्लाई बराबर आ जाए। ये क्वेश्चन आया हुआ है। कुल प्रतिबंध कितने होते हैं, m+n-1 होते हैं। और यही क्या है, आधारित चरों की संख्या है। यही क्या है, भरी हुई कोष्ठिकाओं की संख्या। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम में भरी हुई कोष्ठिकाओं की संख्या कितनी होती है, खाली कोष्ठिकाओं की संख्या कितनी होती है, कुल कोष्ठिकाएं कितनी होती हैं। तो ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में इसको हल करने की विधियां,
पूछी गई है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम को कौन सी विधि से हल किया जा सकता है? उत्तर पश्चिम कोने से, न्यूनतम लागत प्रविष्ट विधि से, वोगले मेथड से। ठीक है? और वोगले मेथड इसमें सबसे बेस्ट मेथड है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे मतलब एक्यूरेट आंसर कौन से आता है वोगले मेथड से। डन। उसके बाद में ऐसे पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन कि भाई आपको नियतन समस्या दे दी और उसमें ऊपर वाली जो पहले पढ़ी है ना वो वाली, ये ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है और वो नियतन समस्या है, तो नियतन समस्या निम्न में से किस विधि से हल होगी? तो 3 तो ऑप्शन ये दे देगा, चौथी जिससे वो हल होती है सिंप्लेक्स मेथड से या फिर हंगेरियन मेथड से, जो अपन ने पढ़ा था ना ये वाला क्वेश्चन करें, इसको हंगेरियन मेथड से करते हैं। मैंने नोट आउट नहीं करा क्या? ये रहा। जो नियतन समस्याएं होते हैं ये इस मेथड से सॉल्व होती हैं। एलपी सिंप्लेक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो नियतन का क्वेश्चन कैसे बन सकता है? इन तीन विधियों को साथ में लेके और एक उसको ले लेगा। ठीक है? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी कितने प्रतिबंध को हटाकर इस जो ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है उसको एलपीपी में चेंज कर सकते हैं? तो एक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना है अपने को। बाकी तो इसमें कुछ नहीं है याद रखने वाला। इसके एक-एक क्वेश्चन कर लेंगे और इसके क्वेश्चन नहीं आते और मस्ट आएगा भी तो बहुत बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आएगा लाइक। ठीक है, तो ये अपना हो गया रिवीजन ऑफ एलपीपी। कल अपन इसकी सीट सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे फटाफट। तो इसके ये जो भी अपन नोट आउट करें इनको रट्टे मारने हैं, इनसे क्वेश्चन अच्छे खासे आए हुए हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।